अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम इम्यूनो स्टार्ट करने लगे। इम्यूनो में ना पहले हम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आ जाता है जी हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी का। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर बता रहा है वो है हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन। अच्छा, वो कहता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं हमारे पास, कि कोई बिनाइन एंटीजन है, ठीक है। वो एंटीजन एक्सटर्नल है या इंटरनल, लेकिन वो एंटीजन है हार्मलेस है, उसका कोई ऐसा हार्म नहीं है, बिनाइन है वो, और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है। जो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए वो रिस्पॉन्स हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। मतलब वैसे तो इम्यूनिटी हमें बचाने के लिए होती है, हमारे फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन वही इम्यून रिस्पॉन्स जब एग्जैजरेटेड हो जाए और बिनाइन एंटीजन के अगेंस्ट आए तो वो हार्मफुल बन जाता है। इसको कहते हैं जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आगे वो एंटीजन की बात करते हैं कि जो एंटीजन होते हैं, यानी जो स्टिमुलाई होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और वो इंटरनल भी हो सकता है हमारे पास। अब इंटरनल के केस में हम उसको ऑटोइम्यून रिएक्शंस का नाम दे देते हैं, क्योंकि इंटरनल स्टिमुलस यानी बॉडी का ही कोई स्टिमुलस है और वो बिनाइन है, उसका कोई ऐसा हार्म नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि जो IgE एलर्जी जो होती है ना, उसको भी हम हाइपर सेंसिटिविटी के साथ उसने का इक्वेट कर देते हैं। मतलब हम कह देते हैं कि एलर्जी रिएक्शन है या हाइपर सेंसिटिविटी, तो हम सेम ही टर्म यूज़ कर लेते हैं ना, कि हम कहते हैं जी हाइपर सेंसिटिविटी जो चीज़ है वही एलर्जी है। लेकिन ये चीज़ है कि एलर्जी जो है वो स्पेसिफाई है IgE के साथ। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो बहुत तरह के हैं ना, IgE के साथ भी हैं, IgG के साथ भी हैं, कुछ T सेल रिलेटेड भी हैं, लेकिन एलर्जी हमेशा जो है वो IgE मीडिएटेड ही होती है। तो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। आगे हमारे पास वो बात कर रहा है कि हम अब वन बाय वन सारी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स देखेंगे। टाइप 1 जो होती है उसको एनाफिलेक्टिक भी कहते हैं और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास होता कुछ यूँ है कि सबसे जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं ना, तो पहला जब एंटीजन से एक्सपोजर होता है ना, फर्स्ट एंटीजन एक्सपोजर, तो हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो जाती है। हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। इतना सवेयर रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स आएगा ना, अब हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो चुकी है, अब दोबारा कभी वो एंटीजन इंटर होगा ना हमारी बॉडी में, तो बहुत सवेयर किस्म का रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो बहुत सवेयर किस्म का और एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आएगा, तो उस चीज़ को कहते हैं जी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी ना 4 टाइप्स हैं रिएक्शंस की। जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, यानी उन तीनों में कोई ना कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, और जो फोर्थ टाइप है वो सेल मीडिएटेड है, उसमें T सेल इन्वॉल्व होते हैं। ये तो था ना इंट्रो थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का। अब हमने फर्स्ट वाले को डिटेल में पढ़ना है, टाइप 1 को। वन बाय वन हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की, जिसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का नाम दिया या एनाफिलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी का। अच्छा, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें ये होना है कि जो एंटीजन है, अब हमने यहाँ पे बात कर ली थी पहले कि एंटीजन जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इस रिएक्शन में ये होता है जो एंटीजन है ना, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं IgE एंटीबॉडी, वो मैस्ट सेल के सरफेस पे अटैच हो जाती है। मतलब जब कभी उस एंटीजन का फर्स्ट एक्सपोजर हुआ तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट बनाई IgE एंटीबॉडी, अब वो IgE एंटीबॉडी जाके मैस्ट सेल के साथ अटैच हो जाती हैं। अब मतलब पर्सन सेंसिटाइज हो गया है, पर्सन की बॉडी सेंसिटाइज हो गई है उस एंटीजन के लिए। अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, अगेन वो एंटीजन आएगा, दोबारा कभी बॉडी में वो एंटीजन आएगा, तो IgE मास्ट सेल के साथ अटैच थी, वो एंटीजन आके उस IgE एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। जब वो उसके साथ बाइंड करेगा तो मास्ट सेल जो है हमारे पास वो उनकी डीग्रेनुलेशन कराई जाएगी। मतलब मास्ट सेल एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो मास्ट सेल ने अपने अंदर मीडिएटर स्टोर किए हुए हैं उनको रिलीज कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने इंट्रो ले लिया, अब हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। वो बता रहा है कि प्रोसेस बिगन कब करता है, जब हमारी बॉडी सबसे पहले सेंसिटाइज होती है। सेंसिटाइज कैसे होती है कि IgE एंटीबॉडी की फॉर्मेशन इंड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इंड्यूस कैसे कराते हैं, ये T फोलिकुलर हेल्पर जो सेल्स हैं ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं IgE एंटीबॉडी को इंड्यूस कराने में। ये T फोलिकुलर हेल्पर सेल जो होते हैं ना, कुछ ऐसे साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं, और वो साइटोकाइंस क्या कराते हैं, वो B सेल को इंड्यूस करते हैं जाकर कि भाई IgE एंटीबॉडीज़ बनाओ, ठीक है। तो अगर हम साथ साथ इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिखते जाएं, तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास एंटीजन आता है, ठीक है। जब एंटीजन हमारे पास आता है तो हमारी बॉडी ने सेंसिटाइज होना है उसके अगेंस्ट। हमारी बॉडी ने सेंसिटाइज होना है। बॉडी ने सेंसिटाइज कैसे होना है हमारे पास, कि जो हमारे पास T फोलिकुलर हेल्पर सेल्स हैं, T फोलिकुलर हेल्पर सेल्स हैं, उन्होंने इंड्यूस करना है B सेल्स को कि हमारे पास बनाओ IgE एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन के अगेंस्ट जो आया है। ये कैसे इंड्यूस करते हैं T फोलिकुलर हेल्पर सेल, ये कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे कि वो साइटोकाइंस कौन से होते हैं, ठीक है। साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। तो अब हमारी बॉडी सेंसिटाइज होना शुरू हो गई है इस एंटीजन के अगेंस्ट। अभी हमने सिर्फ इतना देखा है, ठीक है। अच्छा,
आगे वो क्या बता रहा है, आगे वो बता रहा है कि अब हमारे पास क्या होगा कि एंटीबॉडी बन गई, आईजी बन गई। अब आईजी फीमली अटैच हो जाएगी एफसी पोर्शन टू रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ मैस सेल। अब ये जो आईजी एंटीबॉडी बी सेल ने बनाई है जाके मैस सेल के साथ अटैच हो जाएगी। अब जब दोबारा एक्सपोजर होगा उस एंटीजन के साथ, ज़िंदगी में कभी भी दोबारा एक्सपोजर होगा तो आईजीई रिसेप्टर जो है नहीं दोबारा एक्सपोजर होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये एंटीजन बॉडी में जाएगा और आईजी को क्या कर देगा, एक्टिवेट। जब आईजी को एक्टिवेट कर देगा तो फिर मैस सेल की डीग्रेन्युलेशन हो जाएगी, मैस सेल अपने मीडिएटर रिलीज़ करेगा। अब मैस सेल ये नहीं होता कि जैसे ही आईजी एक्टिवेट हुई तो मैस सेल फ़ौरन से सारे मीडिएटर रिलीज़ कर दे, 2 स्टेप्स में रिलीज़ करता है। एक होता है इमीडिएट फेज जिसमें कुछ मीडिएटर रिलीज़ किए जाते हैं, फिर एक लेट फेज आता है जिसमें बाकी मीडिएटर रिलीज़ किए जाते हैं। जो इमीडिएट फेजेस में वो मीडिएटर रिलीज़ होते हैं जो प्री फॉर्म्ड है, जो पहले से मैस सेल में बना के स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। इमीडिएट में वो रिलीज़ होते हैं और लेट में वो रिलीज़ होते हैं जिनको भी बनाना है, जो पहले तैयार किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, फिर रिलीज़ किए जाते हैं। अब इमीडिएट फेज़ में हमारे पास क्या होता है, विद इन मिनट्स ये आ जाता है फेज़, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास सिम्टम्स जो मिलते हैं वो एडिमा हो जाता है, एरिदीमा हो जाता है, जैसे व्हील और फ्लेयर वगैरह हमें मिलता है, ठीक है। और साथ हमारे पास इचिंग, तो इचिंग और एडिमा फ़ौरन से आ जाता है इमीडिएट फेज़ में, ठीक है। अच्छा, इमीडिएट फेज़ में मीडिएटर्स कौन से रिलीज़ होते हैं, मीडिएटर जो रिलीज़ होते हैं वो हिस्टामिन वगैरह होते हैं, और ये प्री फॉर्म्ड मीडिएटर हैं, ये वो वाले मीडिएटर हैं जो ऑलरेडी सिंथेसाइज थे, इनको सिर्फ रिलीज़ करना था। और जो सिम्टम्स आती हैं वो भी हमने देख लिया। लेट फेज़ में क्या होता है हमारे पास, मैस सेल क्या करता है, ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेता है लेट फेज़ के लिए, और ये हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स यानी स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो है एनाफिलैक्सिस वो रिलीज़ की जाती हैं इसमें। उसमें हिस्टामिन था, इसमें ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ किए जाते हैं क्योंकि ल्यूकोट्राइन्स को पहले सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो सिम्टम्स हमारे पास आती हैं उसमें एरिदीमा और इंड्यूरेशन की सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना, जब ये मीडिएटर रिलीज़ हो जाते हैं ल्यूकोट्राइन, तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने फिर न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल को अट्रैक्ट करना है, न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल की रिक्रूटमेंट करानी है ताकि वो यहाँ पर आएँ और इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कराते हैं, एरिडीमा इंड्यूरेशन कराते हैं, इसके अलावा ये न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल को भी बुलाते हैं। तो ये हमने मैस सेल की डीग्रेनुलेशन को देख लिया। अब वो बता रहा है कि नॉर्मली वो कौन से स्टिमुलस होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस जिनकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, नॉर्मली वो कौन सा स्टिमुलस होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं हमारी इन्वायरमेंट की सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे पोलेंस होते हैं, ठीक है, या एनिमल डेंडर्स होते हैं, फूड के भी इवन पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स हो सकती हैं। तो ये नॉर्मल हमारी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, लेकिन वो पर्सन क्योंकि इनके अगेंस्ट सेंसिटाइज हो चुका है, तो ये जैसे ही कंपोनेंट उसकी बॉडी में इंटर होंगे, तो अगर उसकी बॉडी सेंसिटाइज है तो फ़ौरन से मैस सेल की डीग्रेनुलेशन होना शुरू हो जाएगी और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर बता रहा है कि आईजीई इंक्रीज़ क्यों हुई थी। पहले हम स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, फिर हम इस तरफ आते हैं। अच्छा, क्या कहा था हमने, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि बॉडी सेंसिटाइज कैसे होती है कि आईजीई बना लिया जाता है। अब आईजीई क्या करती है जी, जाकर आईजीई अटैच हो जाती है एफसी जो रिसेप्टर्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ मैस सेल, ठीक है, यहाँ पर। अब ये हमारे पास अटैच होगी, बस काम खत्म हो गया। अब जब कभी सेकेंड एक्सपोजर होगा तो तब हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा जब सेकेंड एक्सपोजर होता है तो आईजीई और एंटीजन का सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, जो आईजीई अटैच थी, जैसे ये मैस सेल था, ये इसके ऊपर आईजीई अटैच थी, तो यहाँ पर आकर अब एंटीजन अटैच होगा, इन दोनों का होगा कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद मैस सेल की होगी जी डीग्रेनुलेशन, मैस सेल्स की डीग्रेनुलेशन। अब ये जो डीग्रेनुलेशन होती है ये भी 2 स्टेप्स में होती है, अर्ली या उसको हम इमीडिएट कहते हैं, इमीडिएट होती है, और हमारे पास ये लेट होती है। इमीडिएट में मिली हिस्टामिन को रिलीज़ किया जाता है, वो प्री फॉर्म्ड होता है ना, तो वो इमीडिएट रिलीज़ हो जाता है, और ये स्वेलिंग, एडिमा, इचिंग वगैरह काज करता है। और लेट में ल्यूकोट्राइन्स को, ठीक है, जो इंड्यूरेशन कराते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल एओसिनोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया जी मैस सेल की डीग्रेडेशन कह रही हूँ, डीग्रेनुलेशन, ठीक है। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। अब हम ये पढ़ने लगे हैं, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं इनके अगेंस्ट रिएक्शन होता है। अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्टली जब बॉडी सेंसिटाइज हो रही थी तो यहाँ पर जो आईजी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई थी, ये क्यों बनी थी, ये जो मैंने बताया था ना टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स होते हैं, ये वाला चीज़ अब हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, वो यहाँ पर बता रहा है कि जो आईजी बनी थी वो इसलिए बनती है क्योंकि जो टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स होते हैं वो इंटरल्यूकिन 4 बनाना शुरू कर देते हैं। इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है हमारे पास, ये बी सेल को जाकर एक्टिवेट करता है कि आईजीएम को छोड़ो और आईजीई बनाओ। आईजीएम है ना वो एंटीबॉडी है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बननी होती है, मतलब जब भी हमारी बॉडी को कोई एंटीजन आता है ना, वो एंटीजन कोई भी हो, माइक्रोबियल हो या वैसे हो, तो हमारी बॉडी ने आईजीएम एंटीबॉडी बनानी होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। लेकिन जब वो पर्सन ने एलर्जिक होना है, ठीक है, तो तब क्या किया जाता है कि टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल बी सेल को कहते हैं कि आईजीएम को छोड़ो, आईजीई बनाओ। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 21 भी रिलीज़ करते हैं जो बी सेल को इंड्यूस करते हैं कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाओ। तो 2 साइटोकाइन उसने बता दी, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 21, ठीक है। अच्छा, अब
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमारे पास आती हैं हाइपर सेंसिटिविटी की, वो माइल्ड से भी हो सकती हैं, मतलब माइल्ड इतनी सवेयर नहीं होती, जैसे यूरिट्रिक एरिया हो गया, रिनाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, हे फीवर, ठीक है। और लेकिन वो हमारे पास सवेयर टाइप की भी हो सकती हैं। अब सवेयर अब बताता है कि जो कंडीशन आनी है ना, सवेयर आनी है या माइल्ड आनी है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये चीज़ पर डिपेंड करता है हमारे पास कि इंट्री रूट ऑफ द एंट्री ऑफ एलर्जन, कि एलर्जन इंटर किस रूट से हो, उसको इनहेल किया गया या उसको इंजेस्ट किया गया, ठीक है। और दूसरे इसके मैस्ट सेल की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं। अब हमने माइल्ड सिम्टम्स तो देख लिए, क्या आ सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, रिनाइटिस हो सकता है, हाइव्स वगैरह बन सकते हैं। सवेयर फॉर्म क्या होती है? अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की सवेयर फॉर्म देखी जाए तो वो हमारे पास सवेयर फॉर्म जो होती है हमारे पास, वो सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस होती है, ठीक है। अब सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है कि बड़ी सवेयर किस्म की ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और हाइपोटेंशन यानी शॉक की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब ये क्यों हुई है? क्योंकि मैस्ट सेल ने मीडिएटर्स रिलीज़ किए, उन मीडिएटर्स ने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करा दी और हाइपोटेंशन यानी शॉक भी करा दिया, ठीक है। अब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हमारे पास। वो बता रहा है कि जैसे रिनाइटिस यूटिक एरिया जो थी ना, सिम्टम जो हमने कहा था कि माइल्ड सिम्टम आती हैं, वो तो लोकली होती हैं ना, लेकिन जो एनाफाइलेक्सिस है ये बड़ी सिस्टेमिक कंडीशन है, ये पूरी बॉडी में शुरू हो जाता है काम। अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो गया जिसकी वजह से विजिंग होती है। अब लेरेंजियल एडिमा हो जाता है जिसकी वजह से होर्सनेस हो जाती है, आवाज़ भी बदलना शुरू हो जाती है, प्यूराइटिस भी हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, इरिदमिया, साइनोसिस, कार्डियक अरेस्ट, ये सारा कुछ हो सकता है एनाफाइलेक्सिस में। तो ये सवेयर किस्म की जो है ना हमारे पास फॉर्म है हाइपर सेंसिटिविटी की। अच्छा, जब हम एलर्जन देख रहे थे तो हमने क्या कहा था कि पर्सन किस किस रिस्क के लिए एलर्जिक हो सकता है? पोलेंस के लिए हो सकता है, किसी फूड पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि एक फूड एलर्जी होती है कुछ लोगों में, ठीक है। उस फूड एलर्जी में क्या होता है? अच्छा, ये फूड एलर्जी उन लोगों में होती है जिनको पहले टिक ने बाइट किया हो, टिक से बिटन हो। तो जब टिक में जो होता है ना हमारे पास, जब वो टिक उनको बाइट करती है तो क्या होता है कि वो सलाइवा उसका एंटर होता है, उसके सलाइवा में होता है जी डिग्लैक्टोसाइड, टिक के सलाइवा में। वो डिग्लैक्टोसाइड जो बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनके अगेंस्ट बन जाती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, IgE और मैस्ट सेल के साथ अटैच हो गई हैं, बस, ठीक है। अब जब वो पर्सन आगे कभी लाइफ में क्या करेगा, वो खाएगा बीफ या पोक या लैम्ब, रेड मीट खाएगा, ठीक है। और उस रेड मीट में भी अब डिग्लैक्टोसाइड होते हैं। अब वो डिग्लैक्टोसाइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई थी, बनी तो टिक की वजह से थी, लेकिन बनी तो हुई थी ना। अब जब कभी वो इनका मीट खाएगा, रेड मीट खाएगा, तो उसके मीट में जो डिग्लैक्टोसाइड था उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, बड़ा रिस्पॉन्स शो होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वोमिटिंग वगैरह इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये कहते हैं जी फूड एलर्जी है, ये रेड मीट नहीं खा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसको अल्फा जेल कहते हैं, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? अल्फा गैल है ये वर्ड या शायद जाल है, जो भी। अच्छा, डिग्लैक्टोसाइडिस में मेनली क्रिमिनल होता है। अब हम जो कह रहे हैं कि मैकेनिज्म हमने सारा पढ़ लिया, सिम्टम्स भी देख लिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी देख लिए, सारा कुछ देख लिया। अब हम जो कह रहे हैं कि मैस्ट सेल मेडिएटर रिलीज़ करते हैं, उन मेडिएटर्स को वन बाय वन हमने डिटेल में देखना है कि हिस्टामिन क्या है, जी स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस, एनाफाइलेक्सिस क्या है, क्या इनके फंक्शन है। यहाँ पर 3-4 और भी मेडिएटर हैं, तो हम जल्दी जल्दी से इनको देखेंगे, इनके नाम करने और इनमें से कोई एक एक दो लाइनें करनी है। तो ये मेडिएटर देखने के बाद फिर फर्दर हम आगे जाएंगे अपने दूसरे जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसकी तरफ।